जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए में है पार्श्वनाथ, बी में है सिद्धार्थ, सी में है महावीर, डी में है भद्रबाहु और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ऑप्शन ए में है अपरिग्रह, बी में है अस्तेय, सी में है अहिंसा, डी में है ब्रह्मचर्य और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से जो प्रतिपादित 4 महाव्रत थे उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में त्रिरत्न है। ऑप्शन ए में है सम्यक श्रद्धा, बी में है सम्यक ज्ञान, सी में है सम्यक आचरण, डी में है उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वह सम्यक श्रद्धा भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक आचरण भी है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन ए में है प्राकृत, बी में है हिंदी, सी में है संस्कृत, डी में है द्रविड़ और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है वैशाली, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है राजगीर, डी में है पावापुरी और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए में है वल्लभी, बी में है वैशाली, सी में है पाटलिपुत्र, डी में है पावापुरी, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी में है सारनाथ, सी में है श्रावस्ती, सी में है श्रावस्ती और डी में है बोध गया और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है ये सभी बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है महापरिनिर्वाण, बी में है महाविनिष्क्रमण, सी में है धर्म चक्र परिवर्तन और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। महापरिनिर्वाण बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनको जब मुक्ति मिल गया तब उसे बोलते हैं और महाविनिष्क्रमण उनके गृह त्याग को बोला जाता है और धर्म चक्र परिवर्तन उसका प्रथम उपदेश था। तो ऑप्शन सी जो है इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए में है उपाली, बी में है आनंद, सी में है सर्वकामी,
डी में है वसुमित्र और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आनंद थे, तो ऑप्शन बी जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए में है चाणक्य, बी में है तुशाक, सी में है मेगास्थनीज, डी में है उपगुप्त और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी में है श्रवणबेलगोला, सी में है तक्षशिला, डी में है उज्जैन और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था, तो ऑप्शन बी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए में है सिकंदर, बी में है सेल्यूकस, सी में है धननंद और डी में है डाइमेकस और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस का राजदूत था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ऑप्शन ए में है वैष्णव, बी में है बौद्ध, सी में है शैव, डी में है जैन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए में है कौटिल्य, बी में है प्लिनी, सी में है मेगास्थनीज, डी में है विशाखदत्त और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए में है 269 ईसा पूर्व, बी में है 261 ईसा पूर्व, सी में है 324 ईसा पूर्व, डी में है 326 ईसा पूर्व और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 269 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, बी में है टालमी, सी में है प्लिनी, डी में है चंद्रगुप्त मौर्य और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन ए में है महेंद्र, बी में है उपगुप्त, सी में है संघमित्रा, डी में है ए और एवं सी और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए में है जेम्स प्रिंसेप, बी में है पाद्रेटी पेंथेलर, सी में है विलियम जोन्स, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है बिंबिसार, बी में है अशोक, सी में है बिंदुसार, डी में है पुष्यमित्र शुंग, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक ने या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने करवाया था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, सांची के स्तूप का निर्माण।
अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की? ऑप्शन ए में है स्मिथ, बी में है विलियम जोन्स, सी में है जॉन फिलिप, डी में है जेम्स प्रिंसेप और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख, बी में है 10वें शिलालेख, सी में है 9वें शिलालेख, डी में है 11वें शिलालेख और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में है संस्था, बी में है संचार, सी में है गुरुपुरुष और डी में है ये सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी बोला जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, संचार और गुरुपुरुष। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए में है 4, 10, 7, 12, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए में है कुम्हरार पटना से, बी में है चंपा अंग से, सी में है कौशाम्बी, डी में है उज्जैन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो लकड़ी के महल के अवशेष मिले हैं वह कुम्हरार पटना से मिला हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद से, बी में है आचरंग सूत्र से, सी में है राहुलोवाद सूत्र से, डी में है अथर्ववेद से, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। ऑप्शन ए में है धार्मिक कर, बी में है सिंचाई कर, सी में है भूमि कर, डी में है निःशुल्क कर और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, निःशुल्क श्रम था विष्टि। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए में है कुषाण, बी में है शक, सी में है इंडो ग्रीक, डी में है मौर्य और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? ऑप्शन ए में है शुंग, बी में है सातवाहन, सी में है कण्व, डी में है इंडो ग्रीक और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए में है मौर्य, बी में है गुप्त, सी में है सातवाहन, डी में है प्रतिहार और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है सातवाहन के समय से प्रारंभ हुआ था ब्राह्मणों को
भूमि अनुदान देने की प्रथा। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन ए में है चरक, बी में है सुश्रुत, सी में है जीवक, डी में है धन्वंतरी, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कनिष्क का राजवैद्य चरक था, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऑप्शन ए में है हीनयान, बी में है वर्ज्ययान, सी में है महायान, डी में है माध्यमिका, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में अमृतसर, बी में पाटलिपुत्र, सी में उज्जैन, डी में पुरुषपुर, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इसमें से कोई नहीं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था, तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? ऑप्शन ए में है कनिष्क, बी में है गोंदोफर्निस, सी में है रुद्रदामन, डी में है भीम कडफिसेस, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में कोई नहीं। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जो है वह रुद्रदामन का है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? ऑप्शन ए में है तक्षशिला, बी में है अरिकमेडु, सी में है हम्पी, डी में है सतारा, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरिकमेडु। अरिकमेडु स्थान से रोम बस्ती मिला है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए में है वाणीभट्ट, बी में है अश्वघोष, सी में है हर्षवर्धन, डी में है नागार्जुन, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए में है कनिष्क, बी में है हर्षवर्धन, सी में है अशोक, डी में है समुद्रगुप्त, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है समुद्रगुप्त, डी में है श्रीगुप्त, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है भिवानी, बी में है जालंधर, सी में है लुधियाना, डी में है तलवंडी, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही था। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है बाबर, बी में है अकबर, सी में है हुमायूं, डी में है शेरशाह, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान से 40 प्रश्नों का क्रमबद्ध प्रश्न और उत्तर को जानने का कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है,
संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए? ऑप्शन ए में है हैदराबाद, बी में है जूनागढ़, सी में है मैसूर, डी में है कश्मीर और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा में हैदराबाद जो एक देशी रियासत था, इसका प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए में है सच्चिदानंद सिन्हा, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है महात्मा गांधी, डी में है भीमराव अंबेडकर और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पूछे कब? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950 को, बी में है 24 जनवरी 1950 को, सी में है 15 अगस्त 1947 को, डी में है 30 जनवरी 1950 को, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौबीस जनवरी 1950 को संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को 1947 के सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए में है डुरंड योजना, बी में है माउंटबेटन योजना, सी में है बैवेल योजना, डी में है कैबिनेट मिशन योजना और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वह माउंटबेटन योजना थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। ए में है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें प्रांतों की द्वैध शासन से संबंधित अधिनियम है। और बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित अधिनियम है। और तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें विभागीय प्रणाली का प्रारंभ है। और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित बात की गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 9 दिसंबर 1946 को, बी में है 11 दिसंबर 1946 को, सी में है 13 दिसंबर 1946 को, डी में है 21 दिसंबर 1946 को और ए में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर हम लोग दूसरी बैठक की बात करें तो वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष
उद्देशिका को प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए में है माउंटबेटन प्लान, बी में है वेबल प्लान, सी में है लिन-लिथिगो प्लान और डी में है कैबिनेट मिशन प्लान और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। तो कब? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में है डॉक्टर बी.एन. राव, बी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और यह जब प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और दूसरे बैठक 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है बी.एन. राव, बी में है वल्लभ भाई पटेल, सी में है जे.बी. कृपलानी, डी में है भीमराव अंबेडकर, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, ये भी याद रखना, इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है के.एम. मुंशी, डी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इसे 11 दिसंबर 1946 यानी दूसरे बैठक में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और बी में है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। सी में है 26 जनवरी 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। उपरोक्त सभी और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों बात इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए में है प्रांतों की विधानसभा ने, बी में है संघीय व्यवस्थापिका, सी में है प्रत्यक्ष मतदान ने, डी में है ए और बी दोनों, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी प्रांतों की विधानसभा ने और बी में है संघीय व्यवस्थापिका ने। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने, बी में है संघीय व्यवस्थापिका ने। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए में है जनता, बी में है राष्ट्रपति, सी में है संसद, डी में है सर्वोच्च न्यायालय, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है।
तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए में है मूल अधिकार, बी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी में है प्रस्तावना, डी में है संशोधन प्रक्रिया और ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दी गई है। ऑप्शन सी जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए में है परिसंघ, बी में है संघ, सी में है राज्यों का संघ, डी में है ये सभी, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुसार भारत जो है वह राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ए में, बी में है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी में है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, डी में है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए में है एन गोपाल स्वामी आयंगर, बी में है ए के अय्यर, सी में है बी एन राव, डी में है भीमराव अंबेडकर, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एन राव यानी बेनेगल रामाराव संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है जेबी कृपलानी, सी में है वल्लभ भाई पटेल, डी में है जगजीवन राम और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, बी में है प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, सी में है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है मूल अधिकार समिति एस एम सादुल्ला और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या अभी कितनी है? ऑप्शन ए में है 5, 6, 7, 8, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्तमान समय में मूल अधिकार 6 है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था और 7वें नंबर का जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है 31, 32, 33, 34, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, बी में है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20
एवं 23 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सी में है राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक असत्य है, तो इसमें उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। तो ऑप्शन ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था? ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी में है समानता का अधिकार, डी में है उपरोक्त सभी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए में है 19 का 1 का को, बी में है 19 का 1 का चो, सी में है 19 का 1 का खो, डी में है 19 का 1 का छो और उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 19 का 1 का को में है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया था? तो ऑप्शन ए में 44 में, 46 में, 42 में, 52 में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। संपत्ति के अधिकार को 44 में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय को, बी में है उच्च न्यायालय को, सी में है ए और बी दोनों, डी में है संसद को, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का मूल अधिकार, विधिक अधिकार, सी में नैसर्गिक अधिकार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर ई में है इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। पहले मूल अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा शोषण के अधिकार के अंतर्गत कितनी आयु से कम के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, बी में है 12 वर्ष, सी में है 14 वर्ष, डी में है 16 वर्ष, ई में इनमें से कोई नहीं। संविधान द्वारा शोषण के अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है? ऑप्शन ए में है 15, 16, 19, 20, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आने वाले जो अधिकार है वह गैर नागरिक को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 17, बी में अनुच्छेद 18, सी में है अनुच्छेद 19, डी में अनुच्छेद 21, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में है लोकसभा, बी में है विधानसभा, सी में है पंचायती राज व्यवस्था, डी में है मंत्रिमंडल, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, बी में है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक रूप में सुखी सुखी साथ रहते हैं, सी में है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, डी में है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए में है किंग मार्टिन लूथर, बी में है महात्मा गांधी, सी में है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस, डी में है जेड गुडी और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेड गुडी। ये तीनों जो था किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, ये तीनों रंग भेद नीति के समर्थन में था लोकतंत्र में, अब विरोध में जेड गुडी इसका समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी में यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी में सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, डी में है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है संसद, डी में कोई नहीं और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए में है बेंगलोर, बी में है नई दिल्ली, सी में है मुंबई, डी में है पटना, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? ऑप्शन ए में है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी में है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, सी में है बालक और बालिकाओं को की संख्या का अनुपात, डी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय है वह समाज द्वारा जो स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है उससे संबंधित होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, या जो कथन है
यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में है अरस्तु का, बी में है अब्राहम लिंकन का, सी में है रूसो का, डी में है महात्मा गांधी का और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, या जो वक्तव्य है या अब्राहम लिंकन का वक्तव्य है। तो ऑप्शन बी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है ब्रिटेन, डी में है इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? ऑप्शन ए में है धर्म पर, बी में है जाति पर, सी में है क्षेत्र पर, डी में है इनमें से कोई नहीं, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वह धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? ऑप्शन ए में स्वर्ण, बी में निम्न जाति, सी में अनुसूचित जाति, डी में इनमें से कोई नहीं या फिर ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में सबसे अधिक वर्चस्व सवर्ण वर्ग का रहा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 80 प्रश्नों के साथ सामाजिक विज्ञान का।